आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। भाइयों, मैं आपको भारत के असली इतिहास के बारे में प्रतिदिन बता रहा हूं और इसका उद्देश्य क्या है वो मैं आपको वो भी बताऊंगा। कितनी सारी चीजें हमसे छुपाई है, झूठ बोला गया हमारे साथ में कि हमको कमजोर दिखाया गया, और जितने भी थे, चाहे वो अंग्रेज थे, चाहे वो मुगल थे या कोई भी था, उसको बहुत ही महान दिखाया गया और ऐसा करके दिखाया गया जैसे उन्होंने आकर हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान किया। क्योंकि वो सब लूटने आए थे, सब गुंडे थे, वो थे लुटेरे थे। और इस इतिहास को बताने का मेरा एक उद्देश्य और है। आप एक नाम सुनते हैं प्रतिदिन, लव जिहाद। लव जिहाद में आप पूर्ण तरीके से एक पक्ष को दोषी नहीं ठहरा सकते। कहीं ना कहीं उसमें हमारा भी दोष है। वो सारी चीजें इसीलिए मैं बता रहा हूं कि वो सब मैं आपके सामने स्पष्ट कर दूं कि आखिर ये मानसिकता ये हमारी बनी कैसे कैसे। हम जो यहां इतने डाउन पहुंच गए हैं सोच में हमारी में कि हमारे अंदर आज खून नहीं पानी हो गया है, और हम अपनी बच्चियों को ब्लेम करते हैं पूरी तरीके से, लेकिन उनको उनको दूसरे पक्ष को ब्लेम करते हैं और अपने बच्चों को ब्लेम करते हैं, जबकि उनका कोई इसमें वो नहीं है। उसमें सबसे बड़ा रोल हमारा है। अगर आज ये इतने व्यापक पैमाने पर हो रहा है तो हम दोषी हैं। वो कैसे दोषी है वो मैं आपको धीरे धीरे सारी जानकारी में दूंगा अब आपको, क्योंकि मैं भी इस विषय में सोच रहा था। मैंने कहा भाई, ये जो लव जिहाद है ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए विषय है और बहुत संवेदनशील है और विचारने प्रश्न भी है कि किस प्रकार से हमारी बच्चियों को उसमें फंसाकर और बोरे में भरकर कोई फ्रिज में रखता है, कोई काट कर फेंक देता है। तो कहने का मतलब है कि मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार, एक तरफ से तो कुछ होता नहीं और दूसरी तरफ से यदि कुछ है तो उसका कारण क्या है। तो जिस निर्णय पे मैं, नतीजे पे मैं पहुंचा हूं आपको, इसीलिए मैं पुराना इतिहास में आपको बता रहा हूं। सारा जो असली इतिहास है मैं यहां से फिर उस ओर लेके जाऊंगा जहां ये जितने भी प्रकार के जिहाद या हमारे ऊपर हम दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं, तो उसमें सारी कमियां उनकी नहीं है, हमारी भी बहुत कमियां हैं और ये स्वीकार करनी पड़ेंगी, इनसे सबक लेना पड़ेगा। तो मैंने आपको कल बताया था कि वास्को डिगामा भारत में 3 बार आया, कितना कितना वो लूट लूट के लेके गया, और जब उसकी मृत्यु होगी फिर उसने आना बंद कर दिया। तो वास्को डिगामा ने आकर लूट का एक नया इतिहास शुरू किया। उससे पहले भी लूटा गया, महमूद गजनवी जैसे लोग आए लूटने, लेकिन वास्को डिगामा ने आकर लूट के जो पूरा का पूरा सिद्धांत जो था, यानी कि उसको किस तरीके से किस और फोकस कर दिया, केंद्रित कर दिया, यानी कि ऑर्गेनाइज किया, वो समझना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। उसके पीछे पीछे क्या हुआ, पुर्तगाली लोग आए वास्को डी गामा के पीछे। उन्होंने 70-80 वर्ष हमारे देश को खूब जम के लूटा। पुर्तगाली चले गए इस देश को लूटने के बाद। फिर उनके पीछे फ्रांसीसी आए और उन्होंने भी देश को खूब जम के लूटा। उन्होंने भी 70-80 साल तक उन्होंने खूब देश को लूटा। और उसके बाद डच आ गए। डच यानी कि एक तरीके से जो हॉलैंड वाले, उन्होंने इस देश को लूटा और इसके बाद फिर अंग्रेज आ गए हिंदुस्तान में लूटने के लिए ही नहीं, बल्कि इस देश पर राज्य करने के लिए भी। पुर्तगाल
पुर्तगाल वाले आए लूटने के लिए, फ्रांसीसी आए लूटने के लिए, डच वाले आए लूटने के लिए, लेकिन पीछे से अंग्रेज चले आए लूटने के लिए। अंग्रेजों ने लूट का तरीका बदल दिया। ये अंग्रेजों से पहले जितने भी लूटने के लिए आए थे वो आर्मी लेके आए थे, बंदूकें लेके आए थे, वेपन्स लेके आए थे, तलवार लेके आए थे और जबरदस्ती करके वो लूट के ले जाया करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इसके स्वरूप को बदल दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने लूट का जो सिलसिला है जिस तरीके से पहले से होता आ रहा था उसको बदल दिया और उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई। कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। सब जानते हैं, एवरीबॉडी नोज। ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर वो सबसे पहले सूरत में आए। ये बहुत बड़ा दुख का विषय है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में जो भी जब भी लूटने के लिए आया है वो गुजरात से होकर के ही आया है, रास्ते से आया है। जितने भी लोग लूटने आए एंट्री उन्होंने गुजरात से ही ली। इसको समझिए कि क्यों, क्योंकि गुजरात में सबसे ज्यादा संपत्ति बहुत थी, सबसे ज्यादा संपत्ति थी और आज भी बहुत संपत्ति है। अंग्रेजों को लगा कि सबसे पहले लूटने के लिए हमको अपने पैर गुजरात में ही जमाने हैं, तो गुजरात में वो सूरत में आए। पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं गए, सबसे पहले सूरत में आए और सूरत में आके ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कोठी बनानी है ऐसा कहकर के नवाब के सामने उन्होंने अपना फरमान रखा। नवाब सीधा साधा व्यक्ति, अब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाने के लिए जमीन दे दी। कभी आप जाइएगा यदि सूरत में तो आज आप देखिएगा वो कोठी आज भी खड़ी हुई है। उसका नाम है कूपर विला। एक अंग्रेज था, उसका नाम था जेम्स कूपर। देखिए, अंग्रेजों में सर्वप्रथम जो आए थे वो 6 अधिकारी आए थे। उन 6 अधिकारियों ने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरू करने की कवायद शुरू की थी यहां पर, और उन्हीं में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेम्स कूपर, और उसी के नाम पर उस कोठी का नाम रखा गया। जेम्स कूपर ने, उसी ने रखा उस कोठी का नाम जेम्स विला। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे पहली कोठी थी सूरत में। सूरत के लोगों को मालूम नहीं था कि जिन अंग्रेजों को कोठी बनाने के लिए हम जमीन दे रहे हैं, बाद में यही अंग्रेज हमारे खून के प्यासे हो जाएंगे। अगर ये पता होता तो कभी अंग्रेजों को सूरत में ठहरने तक की या रुकने तक की कोई जगह नहीं देता। अंग्रेजों ने फिर वही किया जो उनका असली चरित्र है। पहले कोठी बनाई, व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू करने के बाद में धीरे धीरे पूरे सूरत शहर में उनका व्यापार फैला और सन 1612 के आसपास सूरत के उन्होंने नवाब की हत्या कराई। जिस नवाब से उन्होंने जमीन ली थी कोठी बनाने के लिए, उसी नवाब की हत्या कराई अंग्रेजों ने। और 1612 में जब नवाब की हत्या करा दी अंग्रेजों ने, तो उसके बाद में सूरत का पूरा बंदरगाह अंग्रेजों के कब्जे में चला गया, उन्होंने ले लिया। और अंग्रेजों ने जो काम सूरत में किया था 1612 में, वही काम कलकत्ता में किया, वही काम मद्रास में किया, वही काम दिल्ली में किया, वही काम आगरा में किया, और वही काम उन्होंने लखनऊ में किया। माने जहां भी अंग्रेज जाते थे अपनी कोठी बनाने ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के, उस हर जगह पर अंग्रेजों का कब्जा होता था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा उस पर फहराया जाता था।
150 वर्ष के अंदर व्यापार के बहाने अंग्रेजों ने सारे देश को अपने कब्जे में ले लिया। 1750 तक आते आते सारा देश ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम हो गया। किसी को नहीं मालूम था कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को हम यहां पर छूट दे रहे हैं हर प्रकार की, जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को हम अपने देश को और बढ़ाने के लिए, व्यापार करने के लिए जमीन दे रहे हैं, जिनको हिंदुस्तान में हम बुला रहे हैं, वही अंग्रेज इस देश को के मालिक हो जाएंगे, ऐसा किसी को अंदाजा तक भी नहीं था। अगर ये अंदाजा होता तो शायद कोई जमीन वहां पर नहीं देता, इतनी छूट उनको नहीं मिलती। लेकिन भाइयों 1750 में ये अंदाजा हुआ, और हुआ एक व्यक्ति को हुआ जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला वो बंगाल का नवाब था। तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसे ये अंदाजा हो गया कि अंग्रेज इस देश में व्यापार करने के लिए नहीं आए हैं, इस देश को गुलाम बनाने के लिए आए हैं, इस देश को लूटने के लिए आए हैं, क्योंकि इस देश में संपत्ति अथाह संपत्ति है, इस देश में पैसा बहुत है। तो हिंदुस्तान को लूटने के लिए वो आए हैं। सिराजुद्दौला ने फैसला किया कि अब अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इनको यहां से खदेड़ना पड़ेगा। और उस बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए सिराजुद्दौला ने युद्ध किया अंग्रेजों के खिलाफ। आप सभी ने पढ़ा भी होगा, बहुत सुप्रसिद्ध युद्ध है, प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। लेकिन इस युद्ध की एक खास बात है जो मैं आपके सामने आज बताना चाहता हूं कि इस विषय को थोड़ा सा आप समझना। आज के समय में भी वो बहुत महत्वपूर्ण है। और 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उसमें आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा या कहीं नहीं सुना होगा कि उस युद्ध में या किसी और युद्ध में कितने सिपाही थे, क्योंकि न तो हमारे इतिहास में कहीं लिखा है, न कभी हमने पढ़ा, न कहीं पढ़ाया गया, न पढ़ाया जाता है, आज तक भी लोग नहीं जानते। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। और इसमें एक देखना, आप जब कितना बड़ा आप यदि सोचेंगे तो हैप में रह जाएंगे। और किसी को नहीं पता कि भारत की ओर से कितने सिपाही लड़ रहे हैं और अंग्रेजों की ओर से कितने सिपाही लड़ रहे हैं, आज तक नहीं पता, कहीं उल्लेख नहीं है इस बात का। प्लासी के युद्ध के विषय में भारत में 100 से ज्यादा किताबों में जिक्र किया गया है, लेकिन उनमें किसी में भी यह मेंशन नहीं किया गया कि कितने सैनिकों की संख्या कितनी थी अंग्रेजों की और कितनी भारत के लोगों की, भारत के सिपाहियों की संख्या थी। और इस सवाल का जवाब भारत में है ही नहीं। आज मैं आपको बताता हूं, जिसको इतिहास को खोजना है, जो भारत के सच्चे इतिहास को जानना चाहता है, उसका जवाब, हर बात का जवाब लंदन में है। लंदन में एक इंडिया हाउस लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, इंडिया हाउस लाइब्रेरी में हिंदुस्तान की गुलामी के समय के 20,000 से ज्यादा दस्तावेज रखे हैं, जो हमारे देश में नहीं है, वो वहां पर मौजूद है। भारतवर्ष को अंग्रेजों ने कैसे तोड़ा, कैसे गुलाम बनाया, इसकी पूरी विगतवार जानकारी उन 20,000 दस्तावेजों में मौजूद है। इंडिया हाउस लाइब्रेरी में मौजूद है।
जो जाना चाहे तो यहां से मेल कर सकता है, यदि कोई इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट मंगाना हो, यदि वो वेरीफाई कर लेंगे तो आपको 100% वहां से उनकी फोटोकॉपी आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से प्राप्त किया लोगों ने जो जानना चाहते थे। भाइयों, मैं अब जो आपको बात बताने जा रहा हूं कि क्या आपको कभी आश्चर्य नहीं होता कि हमारा देश गुलाम कैसे हो गया? इतना बड़ा देश, 34 करोड़ की जनसंख्या वाला देश गुलाम कैसे हो गया, ये समझने की आवश्यकता है। प्लासी के युद्ध में आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अंग्रेजों के पास मात्र 300 सिपाही, ओनली 300 सिपाही थे, और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही थे, 18,000। अब किसी भी बच्चे को पकड़ के, विद्यार्थी को पकड़ के, मूर्ख से मूर्ख आदमी को पकड़ के यदि आप पूछो कि भैया किसी के पास में 300 आदमी है और किसी के पास में 18,000 आदमी है, तो उनमें से कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो कोई भी बता देगा आंख मीच के, भैया 300 वाले हारेंगे, 18,000 वाला जीतेगा। लेकिन यहां उल्टा हुआ, यहां 300 वाले जीते, 18,000 वाले हारे। ये सब इतिहास नहीं पता हमारे लोगों को। ये इतिहास, ये भी पता होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैं इसी प्रयास में लगा हूं कि जब तक हम नहीं समझेंगे कि हमारे साथ क्या हुआ, हमारे लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, क्रमवार तरीके से, असलियत में जो लूटने आए वो तो लूट करके चले गए। अंग्रेजों का दृष्टिकोण एक अलग था, शासन करना, राज करना, गुलाम बनाना, वो उस दृष्टि से आए। लेकिन मैं अभी जब आपको आगे बताऊंगा और चीजें, तो बहुत रोचक चीजें भी है और बहुत आश्चर्यजनक करने वाली भी चीजें भी है कि आखिर ये हमारे इतिहास में क्यों नहीं लिखा हुआ, हमको क्यों नहीं पढ़ाया गया, हमको क्यों नहीं बताया गया, हमको क्यों हमेशा कमजोर दिखाया जाता है, क्या ऐसी बात है? भाई अब इससे आगे मैं आपको कल बताऊंगा। आज मेरी तबीयत भी बहुत गड़बड़ है, जुकाम बुखार है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि रिदम टूटे ना। ये इतिहास की जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। जिस प्रकार का आज माहौल आप सभी देख ही रहे हैं, बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, कहीं पर भी जो अल्पसंख्यक है हिंदू, पाकिस्तान में तो लगभग खत्म है, और इसमें भी लगभग समाप्त सही हो लिया बांग्लादेश में, और भारत में भी 9 राज्यों में खत्म है। तो और 36 है टोटल, यानी कि 25% भारत भी जो है अल्पसंख्यक जो है वो उनकी ज्यादा संख्या हो गई है, और हिंदू अल्पसंख्यक में आ गया है। तो एक बहुत विचारने प्रश्न, सोचने वाला प्रश्न, और ना सोचो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई मैं तो जो सोचता हूँ व्यक्तिगत अपनी बताऊं, और मैं इसलिए नहीं सोचता कि मैं बहुत बड़ा कोई वो हूं, लेकिन मन में ऐसा आता है कभी, यार इतने देश हैं, हमारी सबसे पुरानी सभ्यता, हमने हमारे यहाँ परमात्मा, आत्मा परमात्मा की सबसे बड़ी खोज, मतलब विषय जितनी भी जानकारी है वो हमारे यहाँ प्राप्त होती है। वेद है, वेदांत है, पुराण है, उपनिषद है, क्या क्या हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन उसके बाद में भी हमसे लोग लूट लूट के लेकर के चले गए। उसके बाद में भी हम हिंदू कितने बड़े हिस्से में थे, आज छोटे हो गए, क्यों हो गए? अब एक बात बताइए मुझे कि क्या नाम है, लोग कहते हैं कि बॉलीवुड का असर बहुत ज्यादा होता है, लोग शराब पीने लगे, ये होने लगा है, वो होने लगा। तो आप मुझे ये बता दिए, क्या मुसलमान शराब, बॉलीवुड को देख के शराब पीते आपने देखे?
बौद्ध देखे, सिख देखे, जैन देखे, ये हिंदू ही क्यों आता है सबके कब्जे में? सब चीजों का फर्क हिंदुओं पे ही क्यों पड़ता है? ये एक बहुत बड़ा, आप इसको मजाक मत समझिएगा। लव जिहाद हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी कभी सुना नहीं? हिंदू, हर चीजों का असर हिंदू पे क्यों भाई? इसको मैं आपको विस्तार से बताऊंगा धीरे धीरे। जय श्री राम।